नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार झा और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, वो है पुरुष नपुंसकता और उसमें इस्तेमाल होने वाली कॉमन दवाइयों की पूरी विस्तृत जानकारी के बारे में। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पुरुष नपुंसकता की जगह अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है। हमारे देश में जिस तरह के हमारे शुरुआत से संस्कृति और इस तरह की चीज़ें रही हैं, प्रायः इन टॉपिक्स पे बात नहीं हो पाती है। फलस्वरूप कई सारे मरीज़ जो हैं, ये प्रॉपर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं और कई विभिन्न सोर्सेज़ से, इंटरनेट से वगैरह इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से कुछ जानकारी तो सही होती है, कुछ जानकारी सही नहीं होती है। बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी अब उपलब्ध होती हैं, जो केमिस्ट शॉप से लोग लेते हैं, ट्राई करते हैं, कई तरह के हार्मोन्स ले लेते हैं। तो इन सभी दवाइयों से कुछ से फ़ायदा भी होता है, कुछ से जो है हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और कॉम्बिनेशंस जो हैं, वो रिसर्च प्रूवन या टेस्टेड नहीं हैं और इसके फलस्वरूप जो है मरीज़ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से गुज़रता है। तो आज हम एक ओवरव्यू देना चाहेंगे अपने पेशेंट्स को लोगों को कि कॉमन जो रिसर्च प्रूवन कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट हैं और इसका सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो मानव शरीर में इरेक्शन होता कैसे है पहले हमें उसे समझना होगा, तभी हम जान पाएँगे कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। तो मानव शरीर में हमारे जो 5 सेंसेस हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट और गंध लेने की शक्ति, ये सब चीज़ें जब हमें कोई सेंसेशंस प्रदान करती हैं, टच, इस तरह से पार्टनर से जब हम टच करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब हमें सेंसरी स्टिमुलस मिलती है, तो हमारे शरीर में ख़ास करके पेनिस के मसल्स में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस जो है, वो रिलीज़ होती है। अब ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे शरीर में जो नर्व्स होते हैं, नर्व टर्मिनल से ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल ये निकलता है और फिर ये हमारे शरीर के जो पेनिस के जो है स्मूथ मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, उन पे एक्ट करता है। फिर वहाँ जब ये गैस जाती है, तो वहाँ से कुछ ऐसे केमिकल तरंगें निकलती हैं, जिससे कि ये कोशिकाएँ ढीली पड़ जाती हैं। जब ये कोशिकाएँ ढीली पड़ जाती हैं, तो हमारे शरीर से खून जो है हमारे पेनिस में इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये पेनिस में एक साथ इतना खून इकट्ठा हो जाता है, तब हमें इरेक्शन होता है। एक बार जब हम चरम पे पहुँच जाते हैं, ऑर्गेज़्म अचीव कर लेते हैं, तब फिर ये केमिकल मैसेंजर्स जो हैं, इनका जो है हमारे शरीर में विघटन यानी ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये ब्रेकडाउन जो है एक स्पेशल एंजाइम होती है, फॉस्फोडाइएस्टेरेज़ एंजाइम, उसके द्वारा किया जाता है। इस एंजाइम से इन केमिकल्स का जब विघटन हो जाता है, तो हमारे जो पेनिस के स्मूथ मसल्स हैं, ये वापस सिकुड़ जाती हैं और ब्लड जो है हमारे पेनिस से वापस शरीर में रिटर्न हो जाता है। उसके बाद हमारा लिंग जो है वो शिथिल हो जाता है या लूज़ हो पड़ जाता है। तो ये पूरी इरेक्शन की साइकिल है। जो दवाइयाँ हैं ज़्यादातर आपने सुना होगा वायाग्रा, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, इस तरह की जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये इन केमिकल तरंगों के विघटन को रोकती हैं। ये उस 5 फॉस्फोडाइएस्टरेज़ एंजाइम जो है, उसको ब्लॉक कर देती हैं, रोक देती हैं। तो फिर ये विघटन नहीं हो पाता और इसके वजह से ज़्यादा देर तक ये केमिकल्स जो हैं हमारे पेनिस में रहते हैं और इरेक्शन का जो है टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है पूरा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। इसमें कई पहलू हैं। कई बार ये साइकोलॉजिकल भी होता है, कई बार ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से होता है, डायबिटीज़ वगैरह से होता है। कई बार ये वैस्कुलोजेनिक होता है, यानी कि हमारे पेनिस की जो ब्लड सप्लाई है, उसकी जो छोटी-छोटी खून की नसें हैं, उनमें कोई ब्लॉकेजेज़ अगर हो जाते हैं, तो उसके वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो क्योंकि इसके कारण कई सारे हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के पहलू भी कई सारे हैं। हम किसी एक पहलू पर केंद्रित होके अगर ट्रीटमेंट करेंगे इसका, तो उसका सही असर नहीं आता है। तो शुरुआत में जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट या पुरुष नपुंसकता का पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम इसको सिंपल तरीकों से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस रिडक्शन, एंग्ज़ायटी रिडक्शन
और कई प्रकार की अगर दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं या कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं या कोई इनको हैबिट्स हैं, तो वो सब छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज़, इस तरह की चीज़ों से हम पहले ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। कई सारे काउंसलिंग सेशंस भी लगते हैं। कई बार हम कपल्स को एक साथ बुलाते हैं। उनको कई तरह के आयामों, सेक्स के आयामों से हम अवगत कराते हैं। कई बार नॉलेज के अभाव में हम सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। एक-दूसरे के कौन से एरियाज़ हैं जो कि जिनको कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके द्वारा कैसे हम अच्छे इरेक्शंस अचीव कर सकते हैं। फ़ोर प्ले क्या होता है, मैस्टरबेटिंग एक्सरसाइज़ेज़ क्या होते हैं, सेंसेट फ़ोकस क्या होता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में बहुत सारे हम उनको जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने मैरिड लाइफ़ में या उसमें अच्छी तरह से उसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इससे पहलू से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद मैं बता दूँ कि जितनी भी दवाइयाँ हैं इसको लेकर के, उनको हम आप जो है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो पहले हम थोड़े बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें। साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात करूँ तो हेडेक्स, बॉडी एक, ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा नेज़ल कंजेशन, नाक बंद होना, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा विज़न में कुछ चेंजेज़ आना, ये भी एक इनका साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों को नाइट्रेट नाम की दवाई चल रही होती है, स्पेशली हार्ट की कुछ पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनमें नाइट्रेट दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो ऐसे मरीज़ों में इन दवाइयों का प्रयोग जो है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। अचानक से ब्लड प्रेशर ऐसे मरीज़ों का बहुत लो हो जाता है। कई बार रिपोर्टेड हैं ऐसे केसेज़ जिनमें कि जिनको नाइट्रेट और ये दवाइयाँ एक साथ चल रही थी, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है इस दवाई के इस्तेमाल से। तो ये कुछ बातें हैं जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, इसको बहुत ध्यान रखना होता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ऐसे ही अगर आप ले लेते हैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो कई बार ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए, तो इससे बचें। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं, ये हार्डली 2% लोगों में 1 से या 2% लोगों में होते हैं, तो इससे डरने की बात नहीं है। अगर आपको सही में इन दवाइयों की ज़रूरत है तो आप बेशक एक यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी बिना डरे कर सकते हैं। लेकिन इसके सारे पहलुओं के बारे में आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जो पुरुष नपुंसकता है इसके लिए जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो 2 या 3 दवाइयाँ जो हैं वो इंडियन मार्केट में उपलब्ध हैं। जो सबसे पुरानी और सबसे पहली दवा है वो सिल्डेनाफिल या वायाग्रा के नाम से विदेशी कंट्रीज़ में मशहूर है। सिल्डेनाफिल इसका जेनेरिक नाम है। सिल्डेनाफिल दवाई जो है वो सबसे पुरानी दवाई है, पहली रिसर्च मॉलिक्यूल है। इस दवाई का सबसे पहली जो खोज हुई थी ये ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा के रूप में इसकी खोज हुई थी। लेकिन जब देखा गया कि जब रिसर्च में मरीज़ों को ये दवा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दी गई, तो ब्लड प्रेशर पे तो उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसे मरीज़ों को इरेक्शंस की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों जो है वो ज़्यादा होने लगी। तो इस साइड इफ़ेक्ट का इस्तेमाल रिसर्चर्स ने किया और बाद में फिर इसको एज़ ए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेडिसिन के रूप में इसका जो है रिसर्च आगे बढ़ा। ये दवाई जो है वो यौन संबंध बनाने के लगभग आधे से 1 घंटे पहले लेनी होती है। ये 3 अलग-अलग डोज़ेज़ में अवेलेबल होती है, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। कई बार जो है इसका जो है ड्यूरेशन जो है दवाई का वो हमारे शरीर में सिर्फ़ 4 से 6 घंटे के लिए रहता है। इस दवाई का इस्तेमाल ऑन डिमांड बेसिस पर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप अभी मतलब लगातार इस दवा को ना लेकर के जिस समय आपको यौन संबंध बनाने की इच्छा हो, सिर्फ़ उसी समय आप इस दवा को ले सकते हैं। तो ये कुछ इन दवाइयों की विशेषताएँ हैं। सिल्डेनाफिल में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो दूसरे दवाइयों से अलग हैं। मसलन नीले और हरे रंग में डिफ़रेंशिएट कर पाने की कमज़ोरी। तो इसमें विज़न के कुछ ऐसे कलर कलर चेंजेज़ के को डिफरेंशिएट करने की प्रॉब्लम्स जो है कुछ मरीज़ों में देखी जा सकती है। दूसरा, बहुत ही रेयर केसेज़ में नाक से थोड़ा बहुत
खून आने की पॉसिबिलिटी इस दवाई में रहती है। बट ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत रेयर हैं। नॉर्मली बहुत सारे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल होता रहता है ऑन डिमांड बेसिस पे या वैसे भी। और जनरली क्योंकि ये बहुत पुरानी दवाई है इसलिए सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च इसी दवाई पे अवेलेबल है और सालों से इसकी सेफ्टी के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है और ये बहुत ही सेफ दवाई है। दूसरी दवाई पे आते हैं, दूसरी दवाई जो है वो है टडालाफिल। अब टडालाफिल दवाई जो है ये भी लगभग आधे से 1 घंटे पहले यौन संबंध बनाने के आधे से 1 घंटे पहले ही लेनी होती है। पर इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी जो ड्यूरेशन है जो काम करने की क्षमता है, ये 24 से 36 घंटे तक हमारे शरीर में बरकरार रहती है। तो अगर आपको इरेक्शंस की ज़रूरत किसी एक वीकेंड पे है तो वो और 2 से 3 दिन तक आप इसका मतलब अच्छा इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, वो ये दवा लेने से आपका 24 से 36 घंटे तक आप इसके इफ़ेक्ट्स को मतलब कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आपको ये फ्रीडम भी ज़्यादा देता है। आपको टाइमिंग या उससे रिलेटेड दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक स्ट्रेस फ्री तरीके से इस दवाई को अगर लेते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए, डेढ़ दिन के लिए आप फ्री होते हैं किसी भी समय यौन संबंध बनाने के लिए। तो ये जो दवाई है ये 3 डोज़ेज़ में अवेलेबल होती है, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो सिल्डेनाफिल के कंपैरिज़न में इसकी डोज़ेज़ मिलीग्राम्स में कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिल्डेनाफिल के कंपैरिज़न में कम इफ़ेक्टिव है टडालाफिल। टडालाफिल भी दवाई भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है, बस क्योंकि ये अलग दवाई है, इसलिए ये अलग डोज़ेज़ में उपलब्ध है। अब कई बार जो वृद्ध अवस्था में पेशेंट जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं, उनमें भी लो डोज़ में ये दवाई 5 मिलीग्राम में उनके प्रोस्टेट के सिम्पटम्स को भी रिलीव करने में काम आते हैं। तो ये एक डिफ़रेंस है टडालाफिल का। टडालाफिल लो डोज़ में प्रोस्टेट के मरीज़ों में भी काम में आता है। तो अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स किसी को हैं और साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, तो ये एक एक्सीलेंट चॉइस हो जाता है जो कि एक ही दवाई से दोनों चीज़ों को टैकल करने में काम आता है। तो ये थी टडालाफिल की जानकारी। टडालाफिल में ख़ास बात ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से सिल्डेनाफिल से अलग होते हैं। इसमें हेडेक, बॉडी एक की पॉसिबिलिटी जो है, वो सिल्डेनाफिल के कंपैरिज़न में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब तीसरी जो लेटेस्ट दवाई मार्केट में इसमें मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आई हुई है, वो है अवानाफिल। अब अवानाफिल जो है, वो प्रायः 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की डोज़ेज़ में दी जाती है। ये दवाई जो है, इसमें ख़ास बात ये है कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन दवा लेने के सिर्फ़ 15 मिनट बाद ही शुरू हो जाता है। 15 से 30 मिनट में इसका एक्शन शुरू हो जाता है। 15 मिनट में इसका एक्शन जो है पहला असर देखने को मिलने लगता है। तो अगर आपको शॉर्ट एक्टिंग दवा की ज़रूरत है, तो फिर ये दवाई आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगी। बाकी इसका असर भी शरीर में 6 घंटे तक ही रहता है, तो भी ये शॉर्ट एक्टिंग दवाई है। खाने-पीने से जो है फूड से रिलेटेड इन दवाइयों का बहुत लेना-देना होता है। इन दवाइयों को जनरली जो है एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। खाने के साथ लेने से जो है इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी मैंने पहले ही दे दी। एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो मैंने मेंशन नहीं किया वो प्रायापिज़म है। इन दवाइयों में कभी-कभी ऐसा होता है कि लिंग में तनाव जो है 4 घंटे से ज़्यादा तक बना रह सकता है। इस बीमारी को प्रायापिज़म बीमारी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें लिंग में तनाव जो है वो कम ही नहीं होता, 4 घंटे से भी ज़्यादा तक रहता है। कई बार इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस और ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। पर ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है। ये उन मरीज़ों में ही ज़्यादातर होता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा डोज़ में इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब्ड नंबर से ज़्यादा पिल्स जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट पाने के लिए ले लेते हैं। उन्हीं में जनरली इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। ओवरऑल इन दवाइयों का सक्सेस रेट है वो जो है 70% है। लगभग 60 से 80% की रेंज है और 70% लोगों में ये सक्सेसफुली पुरुष नपुंसकता को सॉल्व करने में कारगर साबित होते हैं। तो ये तो दवाइयों के बारे में था। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट विकल्प भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पुरुष नपुंसकता में उपलब्ध हैं, जैसे कि वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, पेनिस में इंजेक्शन और पेनाइल प्रोस्थेसिस सर्जरी।
तो जब आपको पुरुष नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है, तो इससे शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको खुल के डिस्कस करने की ज़रूरत है अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ, एज़ ए कपल डिस्कस करने की ज़रूरत है और इसका सही समाधान आपको लगभग 90% से ज़्यादा केसेज़ में मिल ही जाता है। वो चाहे नॉन इंटरवेंशनल मैनेजमेंट हो या फिर कोई इंटरवेंशन करके दवाई के रूप में हो या फिर इंजेक्शंस या सर्जरी के रूप में हो। तो इस तरह से आप इसका सही इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करूँगा। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज सकते हैं और उसका उत्तर मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।